हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। आगे कंटिन्यू करेंगे कि दादी माँ और लेखक के बीच में कितना स्नेह और सम्मान था और दादी माँ लेखक को कितना प्यार करती थी, कितना चाहती थी। तो अब देखिए कि दादी माँ का स्वभाव कैसा था, वो कैसी थी, वो सब हम आगे देखेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर ऊपर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, काम परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथों से न करो तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। अभी बच्चों आपको बता दूं कि दादी माँ की उम्र बहुत हो चुकी थी, आयु उनकी बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। पर फिर भी कोई भी काम हो तो उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः यानी कि उनकी उपस्थिति उनको चाहिए ही थी। उनके भाई की शादी तय हो गई थी और उनके भाई की शादी होने वाली थी, तो दादी माँ बहुत ही काम में व्यस्त रहती। कोई बुलाने आता फिर भी वो ऐसे ही बोलती, बहन बुरा मत मानना, अभी जब तक मैं ना हूँ और मैं कुछ न करूँ तो कुछ होने वाला नहीं। पर सभी को पता था कि दादी माँ आप कुछ कर सकती नहीं है, क्योंकि उनकी आयु बहुत हो चुकी है। अभी बच्चों आगे लेखक ने हमें यहाँ पे एक दादी माँ से जुड़ी हुई एक प्रसंग के बारे में बताया है, तो आइए देखते हैं। एक दिन दोपहर में घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। मांगने की समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी अम्मा ने किसी को, दुबकी रामी की चाची यानी कि धन्नो चाची को एक बार कर्जा दिया था, तभी वो दादी कर्जा मांग रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे धन्नो चाची ऐसे गिड़गिड़ा रही है और दादी उसे डांट रही है। तभी बोल रही है कि अभी मुझे मेरा कर्जा वापस दे दो सूद के साथ। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों और झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। लेखक ने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए दादी को क्या बोला कि दादी माँ जाने दो ना, दे देगी, गरीब है। तो दादी ने क्या बोला, चल मुझे मत समझा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विलय होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अभी यहाँ पे लेखक ने बताया कि दादी माँ कैसे उदार स्वभाव की थी, वो कितनी उदार दिल की थी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैंने मन ही मन इस तर्क पर हंसते हुए आगे बढ़ गया। फिर लेखक ने पूछा, उस दिन तो हमारी दादी आपको डांट रही थी। तो धन्नो चाची ने क्या कहा, बेटा वो तो बड़े लोगों का काम है कि कर्जा देकर डांटे नहीं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। पर तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही भली है कि उन्होंने मुझ पर इतना रहम खाया। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती।
विवाह की रातों को अभिनय भी होता। यह प्रायः ही एक ही कथा में हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अभी लेखक के भाई की जब शादी थी तब लेखक बीमार थे, इसीलिए वो बारात में नहीं जा सके थे। तो दादी ने, और लेखक बता रहे कि यहाँ पे शादी में क्या होता है, गांव की शादी में आपको पता होगा, आप भी अपनी दादी से पूछ सकते हो कि गांव में रात रात भर औरतें गाने गाती है, सारे कई बार वो कुछ नाटक वाटक सब कुछ जो भी होता है वो करती है। और फिर वो सारे के सारे पात्र, उसमें आदमी का भी पात्र वो औरतें करती है, लेडीज़ का तो वो करती है, ऐसे सब का वो अभिनय करती है। और तब लेखक बीमार थे, इसीलिए वो नहीं जा सके थे। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कि कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर निकला किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भांडा फोड़ हो गया। अभी दादी ने क्या किया था, बारात में तो जा नहीं सके थे, इसीलिए दादी ने लेखक को एक चारपाई में चुपके से सुला दिया था चादर उठा के। पर भाभी ने कुछ ऐसी बात कही तो लेखक की हंसी रुकी नहीं और वो सोच रहा कि भी जो जोर से हंस दिया तो मेरा भांडा फूट जाएगा कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ, दादी ने मुझे छुपाया है। फिर भी लेखक की हंसी रुकी नहीं और वो ज़ोर से हंस दिए और उनका भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैंने वहाँ से ज़ोर से भगा दिया और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय वरदान मिल जाता। लेखक बोल रहे हैं कि अभी उनका भांडा पकड़ा गया, वो तो अभी चादर में थे तो वो सबने देख लिया। तो देबू की माँ क्या बोल रही है, कहो दादी कौन है ये बच्चा, शायद दूध पिला दूँ, ऐसे वो बोल रही। दादी ने क्या बोला, लड़के को क्यों बोल रही है, लड़के को कुछ मत बोल। सुबह जब देबू की माँ मिलती है तो फिर से दादी बोलती, कल वाला बच्चा भाभी, मैंने ज़ोर से, वो भाग गए, लेखक भाग गए। फिर कहाँ चले गए, दादी माँ के पीछे। फिर लेखक बोल रहे कि कभी कभी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ हम ऐसा कर देते हैं, तो जब हम दादी माँ की छाया में चले जाते हैं तो अभय वरदान यानी कि हमें जीवन दान जैसा मिल जाता है कि हम बच जाते। ये तो आपके भी साथ होता होगा, जब कभी मम्मा या पापा डांट देते तो हम दादी के पास चले जाते तो क्या हो जाता है, दादी हमें बचा लेती हूँ। तो आशा रखती हूँ बच्चों कि आपको इतना कुछ समझ आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।